ठीक है। एवोल्यूशन ज्यादा पिछले 5 साल से एवोल्यूशन। ठीक है, विश्वविद्यालय तुम्हारे नहीं पढ़ के क्या आएगा। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के आएगा। हाँ, मैथ किसको करें। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के आएगा। सवाल आए पहले आपसे जितना भी बात करती आर्टिकल में इक्वेशन बता देगा। एवोल्यूशन में आरडी वन का इक्वेशन बता दें। तो शोर आ रहा है जिसकी की कहा से थोड़ी देर में आरडी वन का इक्वेशन। यहाँ इसलिए बैठते हैं कि मैंने बहुत क्या है। आरडी वन का इक्वेशन बताइए कौन सी। इक्वेशन बताओ। इफ टी स्क्वायर सवाल आ चुका है तो आप बताएं कौन करते हैं। इस इक्वेशन में हार्डिगन का इक्वेशन में कौन सी चीज किस चीज को डिनोट करती है। टी स्क्वायर किसको डिनोट करता है। ये डिनोट करता है होमोजाइगस होमोजाइगस हार्डिगन का इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। The proportion of dominant and recessive areas remains same generation after generation provided same portion of dominant and recessive remains same generation after generation.
मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। गुड गुड। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए जरा। तो हार्डी वेलबर कहते हैं कि कोई पॉपुलेशन एवोल्यूशन की तरफ उस वक्त तक नहीं जाती जब तक उस पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम बरकरार रहता है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, वो तो एकदम से दिक्कत है। आगे सॉल्व करें, सॉल्व करें। जी किसी ने सॉल्व किया टू पी की और पी स्क्वायर की वैल्यू वन पी मैथ्स है, दिस इज ओनली मैथमेटिक्स।
Yes. आज इधर है। यहाँ थोड़ी सी कम है क्या? नहीं तो नहीं हो सकते यहाँ। कर लिया सवाल। सवाल तो मैंने आपको बहुत अहम दिया, फिर आपके मतलब उसका जवाब चाहिए। अभी तक किसी ने 64 तो सारे में से पीछे। मैंने जो आपको वैल्यू दी है कैलकुलेटर बगैर करना है, कैलकुलेटर यूज करना बगैर कैलकुलेटर। राइट आ गए। नहीं, ये अभी चल नहीं रही। हाँ ये अभी चल नहीं रहा है। तस्वीर अच्छा उसका दूसरा कैमरा यूज करो। सही वो ठीक है, उसका दूसरा है। Okay, let's talk about storage. देखिए what will like two square is equal to 16 plus 2 square is equal to 16 upon 100. मुझे q की वैल्यू चाहिए। 2 से ये कैंसिल, 4 4 are 16, 10 10 are 100। ठीक है, 2 is equal to 4 upon 10, 2 is equal to 0.4। q की वैल्यू 0.4 आ गई। ठीक है, इसके बाद t plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 16 upon 100, 0.16। 0.16 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा। 0.04 आएगा। ठीक है, 0.04 इसलिए मैंने चेक किया है कि 0.04 आ
एक दफा कैलकुलेटर से जरा चेक करें क्या आ रहा है, 0.04 आ रहा है, 0.16 का स्क्वायर रूट करें या 0.4 आ रहा है, हाँ 0.4 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, इधर देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा, p प्लस 0.4 इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, p इज इक्वल टू 0.6। मुझे p स्क्वायर की वैल्यू कैसे पता चलेगी, q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 0.36 आ जाएगा, 6 6 36, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36, और अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ 36%, 2p को मिल जाएगी मुझे, 2pq is equal to 2 multiplied by 0.36, नहीं p की वैल्यू 0.6 है, 0.6 multiplied by 0.4, 2pq is equal to 6 4 24, 24 to the 48, 0.48, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 48% आ जाएगा। अब सही किया है कि गलत किया है, सारी परसेंटेज की जरा सम कर लें, q स्क्वायर 16% आएगी और ये p स्क्वायर 36% आएगी, सम करने पे 100% आ रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, हार्डी वेनबर्ग क्या कहते हैं, हार्डी वेनबर्ग कहते हैं अगर ईयर आफ्टर ईयर ये परसेंटेजेस सेम रहे, इसका मतलब है पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम की हालत, और अगर इस परसेंटेज में वेरिएशन आ रही है, यानी कि पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट का शिकार है, ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट का शिकार है, इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन एवोल्यूशन की तरफ बढ़े। ठीक है, अब मैंने पीछे स्टेटमेंट क्या लिखी थी दूसरे वाली क्लास के अंदर, द प्रोपोर्शन ऑफ dominant and recessive alleles, dominant and recessive alleles remain same generation after generation, generation after generation, provided same conditions exist for a prolonged period of time. ठीक है, provided same conditions exist for a prolonged period of time. This is according to what? This is Hardy-Weinberg principle. ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, उसमें बड़ी पॉपुलेशन जो वो तबाह हुई थी, पहाड़ी इलाकों में बाराकोट वगैरह ये सब एरिया जो है, सुबह के टाइम में ज़लज़ला आया था 10 बजे करीब, पूरे पूरे स्कूल जो है वो तबाह हो गए थे। हार्डी-वेनबर्ग कहते हैं कि किसी पॉपुलेशन में कोई नेचुरल डिजास्टर अगर होता है तो वो जीन उसमें से माइनस हो जाते हैं। अब जो वो जीन का प्रोपोर्शन आप पहले कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो प्रोपोर्शन उसकी परसेंटेज अब नई तरीके से कैलकुलेट होगी, परसेंटेज डिफरेंट हो जाएगी। कोई नेचुरल डिजास्टर हो, कोई मायावी माइग्रेशन हो, ठीक है, दुनिया के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे समंदर करीब था, समुद्र चढ़ गया तो क्या वो अपनी लैंड जो वो पानी के अंदर डूब गई। तो जब नेचुरल डिजास्टर्स पॉपुलेशन को मूव करवा देते हैं, होता क्या है कि आपके पास इन प्रोपोर्शंस के अंदर वेरिएशन आते हैं, प्रोपोर्शंस के अंदर चेंज आता है। हार्डी-वेनबर्ग कहते हैं कि एवोल्यूशन से उस वक्त होती है जब परसेंटेज इसमें चेंजेस आएंगी, वरना पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताओ, जेनेटिक ड्रिफ्ट बताओ।
और सबसे पहले आप कॉमन टर्म बताओ जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ different alleles of a gene in a population। ठीक है, डिफरेंट एलील्स में उसका प्रोपोर्शन उस पॉपुलेशन में कितना है। The proportion of different alleles of a gene in a population called gene frequency। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कराची की पॉपुलेशन में बी ब्लड ग्रुप वाले जो है वो 75%। मैं आपसे कहूँ कि पॉपुलेशन में ए ब्लड ग्रुप वाले 10%। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले 10% मौजूद है और वो ब्लड ग्रुप वाले 5%। परसेंटेज की फॉर्म में जब मैं ये बता रहा हूँ समझ गए, मैं आपको जीन फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ। और मैंने ईयर मेंशन कर दिया कौन सा ईयर है, 2010। 2010 में प्रोपोर्शन किए थे। अब अगर इस प्रोपोर्शन के अंदर चेंज आएगा तो हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर। और अगर ये मेंटेन रहेगी प्रोपोर्शन ईयर आफ्टर ईयर तो आप कहेंगे कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करती मेंटेनेंस ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। ये कहलाता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और जेनेटिक ड्रिफ्ट है any change in gene frequency of a population। ठीक है, any change in gene frequency of a population called genetic drift। ठीक है, हार्डी मेंबर के मुताबिक जब तक उस पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आएगा उस वक्त तक आपके पास एवोल्यूशन नहीं। जब तक उसके अंदर जेनेटिक इक्विलिब्रियम रहेगा वो आपके पास वहां पे एवोल्यूशन नहीं। अच्छा, मैं बार बार एवोल्यूशन कर रहा हूँ, एवोल्यूशन की डेफिनेशन बताएं कि आप इससे पढ़े एवोल्यूशन। अपने एवोल्यूशन क्या है? टाइम के साथ चेंजेस आ रहे Gradual changes are living as a result the present living is different from the past। ठीक है, चले एवोल्यूशन की डेफिनेशन लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, आप जरा इसकी वर्किंग अपने पास रखें। मैं आपको एक न्यूमेरिकल एहतियात और दे रहा हूं ताकि आपका थोड़ी प्रैक्टिस हो। ठीक है, ये तो अब आपने नहीं किया ना, सॉल्व किसी ने नहीं। मैं आपको एहतियात एक न्यूमेरिकल और दे दूं ताकि आप सॉल्व करना आप। और मैंने शुरू यहाँ से सीख किया है क्योंकि एवोल्यूशन में ये हर टॉपिक है कि आपसे पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। कैलकुलेशन में कहीं पर भी कोई मसला है मुझसे पूछ लें, लेकिन मैंने सिर्फ मैथ्स की फॉर्म में सॉल्व किया है इसको।
एक बात बताएं, मैंने वहां पे जो आपको पी स्क्वायर का मतलब दो बिंदु लिखा था, आपने वहां से कॉपी किया ऊपर वाली क्लास में? ये पी स्क्वायर किसको जाएगा? देखिए आपने कहा 2p को किसको जाएगा? हेट्रोजाइगस डोमेन, नॉट होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस डोमेन स्क्वायर क्या है? होमोजाइगस बेसिस है। ये लिखिए आपके पास, ये सवाल किया चुका है। यानी इसके जो सिंबल हैं वो किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, आपको ये लिखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप करेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9%, जो पी को मालूम कर लें और क्यू स्क्वायर मालूम। आई होप क्या हो जाएगा।
आपको काफी कॉपी कर दिया वैसे मुझे हैरत है कि किसी एक में भी डन तो करने में पूरा है ठीक ठीक हो गया ठीक है नजोर से आभारी बात भी हो गया एक 49% आ रहा है एक आपके पास आ रहा है 42% ऐसा ही है और सम ऑफ करने पे 100% हो गई करके दिखाने की जरूरत नहीं है हाँ चलेंगे इसके बाद आइए आइए असल लेक्चर की तरफ आगे सबसे पहले आपसे बात करूं लिमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में ठीक है लिमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दोस्त कोई भी नहीं बोलेंगे इसको एक नाम और देते हैं आपके आगे जो रजिस्टर लिखा हुआ है रजिस्टर रखा हुआ है इसकी जरा नाम भी लिखें लिमार्क्स थ्योरी का दूसरा नाम कौन सी द वेयर दैट दिस लिमार्क्स थ्योरी का दूसरा नाम मैंने एक से पूछा इसके नहीं कि बाकियों का ध्यान से काम नहीं करेगा और ये इतना अहम सवाल है ठीक है लिमार्क्स थ्योरी को और क्या कहते हैं थ्योरी ऑफ नहीं आ रहा थोड़ा सा नहीं बोलो आपने देखा आपने इसमें नहीं और किसी ने नहीं देखा इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स शायद इससे ज्यादा कोई सवाल पूछा गया हो एवोल्यूशन में सबसे अहम सवाल है स्टेटमेंट क्या है any change in characteristics acquired by living during lifetime are transmitted to offspring in the next generation. ठीक है any change in characteristic acquired by living during lifetime are transmitted to the offspring in the next generation. इनका पहला पॉइंट है new organs develop due to long felt need. लंबे अरसे की जरूरत जो है लंबे अरसे की जरूरत जो है वो नए ऑर्गन्स डेवलप करवाते थे organs in use become more efficient while disuse of organs leads to loss of function and finally disappearance of organs. ठीक है ये स्टेटमेंट मुझे देखना जरूरी है क्योंकि आपके पास पॉइंट्स में एमसीक्यूज के पॉइंट्स में ये पॉइंट्स लिखे हुए आते हैं
सर दिमाग जिसका रेफरेंस देते हैं, सर दिमाग जिसका रेफरेंस देते हैं वो देते हैं जिराफ का। पहले पॉइंट पे न्यू ऑर्गन डिवेलप टू लॉन्ग फैट नेट। पर दिमाग कहते हैं कि जिराफ जो आजकल मौजूद है, पहले इनकी गर्दन घोड़े की गर्दन जितनी हुआ करती थी, लेकिन हुआ क्या कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं, आजकल जो जिराफ हैं उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनको ऐसे खेतों में जाना पड़ा जहाँ पे जमीन पे घास नहीं थी बल्कि ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, तो वो उसको उचक उचक के खाते थे। उनकी गर्दन थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ी लंबी हो गई। अब उनके बच्चे आए, उनकी बच्चों में वो गर्दन जो है वो थोड़ी लंबी थी, उनको भी ऐसे खेतों में जाना पड़ा जहाँ पे ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, नीचे जमीन पे घास नहीं थी, उनकी गर्दन और लंबी हो गई। उनके जो बच्चे हैं उनकी गर्दन पहले से बड़ी थी। करते 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 जो आजकल जिराफ मौजूद है, इनके मुताबिक, सब दिमाग के मुताबिक, आजकल जो जिराफ मौजूद है वो बहुत बड़े किससे, वो आपके पास इसी तरह के जो हॉर्स लाइक एंसेस्टर हैं, घोड़े की गर्दन जितनी गर्दन वाले जिराफ से जो है वो तो आपको पॉइंट में कहते हैं न्यू ऑर्गन्स डेवलप टू लॉन्ग फैट लीड, लंबे अरसे की जरूरत नए ऑर्गन्स बना देते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑर्गन्स इन यूज बिकम मोर एफिशिएंट। इन जिराफ ने अपनी गर्दन को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ कि वो और एफिशिएंटली चली गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वाइड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के लिए हम आपने किसकी मिसाल दी थी, बोले डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के लिए जिराफ, डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के लिए उन्होंने मिसाल दी स्नेक्स। कहते हैं कि स्नेक्स जो आजकल मौजूद हैं, पहले इनके पैर हुआ करते थे, लेकिन स्नेक्स को ऐसी जगहों पे रहने की आदत थी, गार वगैरह में, जहां पे वो अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ऐसा हुआ कि पहले वो अपने पैरों को इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी आने वाली नस्लों में पैर थे वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, फिर बिल्कुल पैर गायब हो गए। अब जहन में आएगा कि दिमाग साहब ने ऐसे जिराफ या उनके उनके आबाओ अजदाद ने ऐसे जिराफ देखे, ऐसे सांप देखे, तो ना उन्होंने ऐसे जिराफ देखी, ना उन्होंने ऐसे सांप देखे पैर वाले। उनका ये सिर्फ और सिर्फ ख्याल था, क्योंकि सांप का जो ढांचा है ना उसके हिब्बोन मौजूद, और हिब्बोन होने की कोई वजह समझ नहीं आती। हिब्बोन में अटैचमेंट होती है, आपसे सपोर्टेड मूवमेंट बढ़ता रहा है, हिब्बोन के अंदर जो फीमर की अटैचमेंट होती है, तो जब हिब्बोन की कोई जरूरत ही नहीं क्यों मौजूद सांप के अंदर, तो उसके बिहार पे उन्होंने ये सब बातें की। किसी ने, उनके आबावरदार ने, किसी ने पैर नहीं देखे, सांपों ने अपने पैरों का मिसयूज किया, तो पहले वो उन्होंने काम छोड़ा, पहले लॉस ऑफ फंक्शन हुआ, फिर उसके बाद वो फाइनली सारे पैर के वो डिस्टर्ब किया। अच्छा, आप क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी में जो भी कैरेक्टर एक्वायर करता है वो अगली नस्ल में ट्रांसफर करता है। इन पे ऑब्जेक्शन लगा, ठीक है, इन पे ऑब्जेक्शन लगा। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन किसने लगाया, वीजमैन ने लगाया, ठीक है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन वीजमैन ने लगाया। वीजमैन ने क्या कहा, वीजमैन ने कहा, वीजमैन ने ऐसे चूहे लिए, उनकी दुमें उड़ा दी, ठीक है, चूहे लिए और उनकी दुमें उड़ा दी, काट दी, और दुमें काटने के बाद उनको अलाउ किया कि ब्रीड करें। जो उनके बच्चे आए उनमें दुमें मौजूद थी। उन्होंने दिमाग साहब से जवाब मांगा कि आप मुझे बताएं कि दुमें क्यों हैं? आप कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में एक्वायर करता है वो अगली नस्ल में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, वो अगली नस्ल में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो चूहे हैं, इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर की कि इनकी दुम गायब हो जाए, तो अगली नस्ल में क्यों ट्रांसफर नहीं। बहरहाल लिमाक साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि चूंकि ये उन पे जबरदस्ती इम्पोज किया गया है, इसलिए आपके पास, चूंकि उन पे जबरदस्ती इम्पोज किया गया है, इसलिए आपके पास ये जो है इनकी दुनिया मौजूद है, और ये उनकी वक्त की जरूरत नहीं थी, इसीलिए इनके साथ ऐसा। बहरहाल दिमाग की थ्योरी अपनी जगह पे मौजूद है, बट यह है कि दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन में जो भी थ्योरीज पेश की गई उनमें से ये एक थ्योरी आपके सामने मौजूद है, ठीक है। इसको थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी इसीलिए कहा जाता है
इसके बाद आइए नेक्स्ट जो आपसे थ्योरी के बारे में बात करूंगा वो आपसे बात करूंगा डार्विन्स थ्योरी। पहले तो ये क्लियर कर लें अपने जहन में कि देखिए डार्विन्स थ्योरी अलग है और न्यू डार्विनिज्म अलग है। न्यू डार्विनिज्म बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन के लिए थ्योरी पेश की है, और चूंकि डार्विन का ताल्लुक एवोल्यूशन से बहुत गहरा रहा है तो इस वजह से उसको नाम वो देने के लिए ताकि एवोल्यूशन जाहिर हो उन्होंने उसको न्यू डार्विनिज्म का नाम दिया। चलिए डार्विन थ्योरी का नाम लिखे अपने रजिस्टर में, डार्विन थ्योरी को और क्या कहते हैं? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ डार्विन थ्योरी? जी अली क्या नाम है इसका? यस, इसका नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा मुझे फिलहाल देखिए, आपको अगर ये थ्योरी अच्छी याद करनी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप एक काम करें, मुझे सिर्फ इसकी 4-5 जो हेडिंग्स है ना, 5 हेडिंग्स, इस थ्योरी की कोई एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं, हेडिंग्स, ठीक है, 4-5 हेडिंग्स हैं। आप एक काम करें, आपको ये थ्योरी अच्छी समझ में आ जाएगी, आप जरा हेडिंग्स के नाम तो लिखते हैं, उससे हेडिंग्स के नाम। एवोल्यूशन थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, मतलब क्योंकि इसमें हवाओं में बात हो रही होती है तो, लेकिन ये है कि जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ वैसे करेंगे तो आपको ये चीज इंशाल्लाह याद है। 4-5 हेडिंग्स आप पहले मुझे लिख कर देने। लिखिए आप लोगों ने हेडिंग्स। थोड़ा बहुत आइडिया लो, लेकिन हेडिंग्स नहीं। आपसे एमसीक्यू अगर पूछा जाएगा तो यूं पूछा जाएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन द पार्ट ऑफ द गार्बेज थ्योरी एक्सेप्ट, उस पर ये हेडिंग्स तो लिखी होंगी। एक्सेप्ट का आंसर जब करेंगे कि हेडिंग्स बताओगे। जी एक बार हेडिंग्स बता नहीं पड़ी। ओवर प्रोड्यूस, पहली हेडिंग है इसकी ओवर प्रोडक्शन। चलो बस एक हेडिंग बताना। Survival of the fittest. ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और फिर उसके बाद है माइनर वेरिएशन इन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, माइनर वेरिएशंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसके बाद कौन सी हेडिंग? चलिए एक बात सारे कान खोल के सुन लें, डार्विन साहब ने दूर दूर तक जेनेटिक्स की कोई बात नहीं, ठीक है, दूर दूर तक जेनेटिक्स की कोई बात ही नहीं, इसीलिए सबसे बड़ा एतराज इनके ऊपर ये
डार्विन साहब ने कभी एक्सेप्ट नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने जेनेटिक्स पे कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा हूँ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और अगर छठा पॉइंट भी ऐड कर दूं तो डोमेस्टिकेशन। मैं इन सारी हेडिंग्स पे बात करूंगा, आप लोगों ने बोर्ड पे से कोई चीज कॉपी करनी है तो करनी है, मुझे बोर्ड में लिखाना है ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। मैं इन सारी हेडिंग्स को बारी बारी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हाँ हाँ चलिए सर। चलिए बेटा, देखें 200-250 साल पहले डार्विन साहब ने जो थ्योरी पेश की है उसके पॉइंट्स बारी बारी आपसे बात करने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपके पास ओवर प्रोडक्शन। सर डार्विन क्या कहते हैं कि दुनिया के तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं हैबिट में है ओवर प्रोडक्शन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इन हैबिट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। मुर्गी इतने अंडे देती है कि अगर सिर्फ मुर्गी के अंडों से सारे बच्चे निकल आए तो दुनिया में सिर्फ मुर्गियां होती। बिल्ली इतने बच्चे देती है अगर सारे बच्चे जिंदा रह जाए पूरी दुनिया में सिर्फ बिल्लियां ही बिल्लियां हो। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं नाम लेने की बात की है कि इतनी ओवर प्रोडक्शन करता है कि दुनिया में सिर्फ वही। अभी ये समझ लें प्रियम्बल दे रही है, ठीक है। फिर आगे अगली बात क्या कह रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उन अंडों में से या उन बच्चों में से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं रहते, उनमें स्ट्रगल होती है। खाने के लिए स्ट्रगल होती है, रहने की जगह के लिए स्ट्रगल होती है, सख्त एनवायरनमेंट को फेस करना होता है, उससे के खिलाफ स्ट्रगल होती है, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, तीसरी बात कह रहे हैं माइनर वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इस स्ट्रगल पे जो जीत जाता है वो इंडिविजुअल कहलाता है फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब है फिट ऑफ ऑल, ये सबसे ज्यादा वो फिट है, ठीक है, कि वो जिंदा रह सके। और गौर से सुन रहे माइनर वेरिएशन का कदम मतलब डार्विन का जेनेटिक्स में था। तो डार्विन कहते हैं जो जिंदा रहे और जो मर गए उनमें आपस में फर्क है, उस फर्क को कहते हैं माइनर वेरिएशन, ठीक है। चूंकि पैदा तो सब एक ही तरीके से हुए थे लेकिन उसमें आपस में फर्क है, ठीक है। उस शक्ल में जो जीत गया वो फिट ऑफ ऑल है, फिटेस्ट है, और उनमें आपस में फर्क है।
चौथा पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन। आपने इंग्लिश फॉर्म्स के अंदर पढ़ा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नेचर को खुदा मानते हैं, डायग्राम में शुमार उन्हीं लोगों को होता है कि जो नेचर को खुदा मानते हैं। डार्विन साहब कहते हैं कि दरअसल नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया है कि वो जिंदा रहें, जो इस स्ट्रगल में जीत जाते हैं कि वो जिंदा रहें और अपनी अगली नस्ल आगे बढ़े। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डार्विन साहब क्या कहते हैं? डार्विन कहते हैं कि नेचर ने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लिया है कि वो जिंदा रहें और अपनी नस्ल जो है वो आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो इसको नाम दे रहे हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, अब इससे होता क्या है? इससे नई स्पीशीज ओरिजिनेट। ठीक है, और सुनिएगा, जो स्ट्रगल में जीत गए और जो हार गए उनमें आपस में फर्क था, उसको डार्विन ने कहा माइनर वेरिएशन। जब ये माइनर वेरिएशन रखते हुए कोई अगर रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी नस्ल आगे बढ़ाएगा, तो डार्विन क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो नस्ल पहले से मुख्तलिफ होगी और इससे क्या होगा? नई स्पीशीज ओरिजिनेट होगी। ठीक है, डार्विन साहब ने एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए बहुत बड़ा सफर किया। ठीक है, गैलापागो आइलैंड और दूसरी ऐसी जगहों पर गए जहां पे उनको फिंचेस, चुड़ियां और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स मिले कि उनके अंदर आपस में उनकी नई स्पीशीज जनरेट हुई जो में आपस में फर्दों में उसके रिसर्च कैसे थी। तो डार्विन के मुताबिक नई स्पीशीज का प्रोविजन होता है वो आपके पास ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता होता है और वो एवोल्यूशन का बाइस होता है। छठे पॉइंट में बात की उन्होंने डोमेस्टिकेशन। डार्विन साहब डोमेस्टिकेशन को भी अहम वजह समझते हैं। डोमेस्टिकेशन किसे कहते हैं? डोमेस्टिकेशन कहते हैं कीपिंग पेट एट होम, पेट्स एट होम एंड अलाउड टू क्रॉस ब्रीड। ठीक है, एंड अलाउड टू क्रॉस ब्रीड, और उनको इजाजत दें कि वो क्रॉस ब्रीडिंग करें। डार्विन साहब के मुताबिक अंग्रेज जो है वो घरों में जानवरों को पालते थे और उनको क्रॉस कराते थे। ठीक है, जानवरों को पालते थे और उनको क्रॉस कराते थे, उससे नई स्पीशीज जनरेट होती। ठीक है, जिसमें आपके पास जो हॉर्स और जो डोंकी है उसका क्रॉस जो वो म्यूल आता है। ठीक है, खच्चर आता है, तो वो डार्विन के मुताबिक जो जानवरों को या प्लांट्स को इस तरीके से क्रॉस कराते हैं उससे क्या होता है? नई स्पीशीज जनरेट। और कीपिंग पेट्स और वो अलाउड देम टू ब्रीड, अंग्रेजों का रिवायत है, इससे नई स्पीशीज जनरेट हुई है। और डार्विन कहते हैं डोमेस्टिकेशन भी एक वजह है एवोल्यूशन। बहरहाल डार्विन साहब के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगे। ठीक है, डार्विन साहब के बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस लगे। उन ऑब्जेक्शन में से मैं कुछ ऑब्जेक्शंस आपको बता रहा हूँ। देखें, he said सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की, बट couldn't explain अराइवल ऑफ फिटेस्ट। ये नहीं बताया फिटेस्ट कैसे है। जहन में आएगा सर, अभी तो आपने बताया कि फिटेस्ट ऐसे हैं। लोग चाहते थे कि जेनेटिक्स की बेसिस पे जवाब दिए फिटेस्ट आए कैसे। डार्विन साहब के पास कोई जवाब नहीं। He said about minor variations, उन्होंने माइनर वेरिएशंस की बात की। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की वजह से। एनवायरमेंटल वेरिएशंस आर नॉन हेरिटेबल, वेरिएशंस आर नॉन हेरिटेबल। पेरेंट्स में अगर किसी के नाक कान छिद्रे रहे तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर जो है वो नाक कान छिद्रे पैदा हो। ठीक है, या खुदा न खास्ता किसी के वालिदैन में से किसी की टांग नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, किसी वजह से लॉस्ट हो गया, तो बच्चों में ऐसा नहीं है कि वो मौजूद हो, मतलब वो पार्ट ही मौजूद ना हो। तो जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन होती है वो हेरिटेबल नहीं होती।
ठीक है, दूसरा एतराज ये लगा, इसके अलावा इट इज सीन दैट फिटेस्ट सर्वाइव, ठीक है, फिटेस्ट सर्वाइव करते हैं एंड अनफिट डू नॉट। आमतौर पे देखने में ये आया है, आमतौर पे देखने में ये आया है कि फिटेस्ट जो है वो सर्वाइव करते हैं और अनफिट बाजू का सर्वाइव नहीं करते। इस टॉपिक पे बात करते हुए मैं स्टूडेंट्स को एक मिसाल देता हूँ कि एक अर्से पहले मैंने एक अखबार की तस्वीर देखी, 20 साल पुराना अखबार था। उसमें दिखाया हुआ था कि एक पुराने वजीर आला है कायम अली शाह साहब सिंह के, वो बिस्तर पे लेटे हुए और चारों तरफ उनके लोग मौजूद हैं जो उनकी अयादत के लिए अस्पताल में मौजूद। ठीक है, अब उसके नीचे क्या लिखा होगा, उसके नीचे लिखा हुआ था कि जो इस वक्त बिस्तर पे कायम अली शाह साहब हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिंदा हैं और जिनकी जो सारी अयादत के लिए आए हैं वो सब बहुत। ठीक है, तो बाल वक्त ऐसा भी होता है कि अनफिट सर्वाइव कर जाता है, फिट सर्वाइव नहीं करता। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा मेंडल साहब ने इसकी वजाहत भी नहीं की कि अपेंडिक्स क्यों मौजूद है इंसानों में। ठीक है, मैं सिर्फ अपेंडिक्स के लिए क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स की प्रेजेंस की वजाहत ही नहीं की उन्होंने। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर डार्विन साहब की थ्योरी जो है रद्द करने का दिमाग थ्योरी वैसी रद्द करनी है, डार्विन थ्योरी वैसी रद्द करनी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप डार्विन थ्योरी से रिलेटेड ध्यान में रखिए, करेक्ट को नोट करें। अब एक काम करें, तस्वीर तो खींचने आपकी मर्जी, लेकिन आपके पता जिंदगी भर के लिए जान छूट होगी, 2 मिनट अगर आप इसको लिख लेंगे ना, सर आपसे कोई सवाल करना है पूछने, क्योंकि मैंने भी आपसे सवाल किया ना तो आपने नाम भी नहीं बताया कि थ्योरी का दूसरा नाम क्या है। इसका मतलब है एवोल्यूशन आपका कमजोर है। ड्राई कॉपी का मतलब ऐसा है कि वो स्टूडेंट तवज्जो उस पर कम देते हैं, लेकिन देखिए आपका जो है ना आपके एडमिटेंस है। तो आप देखें 4 थ्योरीज बताऊंगा, मैंने अभी आपको सिर्फ डार्विन थ्योरी बताई थी और एडवांस थ्योरी डार्विन से 2 थ्योरीज मैंने बताई हैं आपको। जैसे जैसे आप उर्दू में लिखना चाहें लेकिन लेकिन जो बात मैंने आपको समझाई है ना, इन तमाम हेडिंग्स का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये डार्विन साहब ने कोई एक स्टेटमेंट नहीं दी बल्कि इसको सब पॉइंट्स करके इसकी वजाहत की कि एवोल्यूशन हुआ है कैसे।
चलिए बेटा आप- अच्छा इसके बाद जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी आपको बता दूं। जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी क्योंकि 20 में सामने पेश की यहाँ वाला क्वेश्चन था। ये टॉपिक आप कोशिश करें मेरे साथ कर लें, ठीक है। जर्नल कंटिन्यूटी थ्योरी थोड़ा सोचें। 20 मैन वही है जिन्होंने दिमाग पर ऑब्जेक्शन डाला, चूहों की दुनिया उड़ा दी, ठीक है। और उन्होंने वजाहत की कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो अगली नस्ल में ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन अपनी एक थ्योरी उन्होंने पेश की जर्नल कंटिन्यूटी थ्योरी। वो क्या कहते हैं? जर्मिनल कंटिन्यूटी theory, and this was proposed by Weismann. ये proposed की सर Weismann। बात करो उसमें, तवज्जो आपकी तरफ। पहले समझा रहा हूँ फिर स्टेटमेंट लिखूंगा। सर वीसमैन कहते हैं लेकिन जब जाइगोट बनता है फ्यूजन ऑफ गैमेट से बनता है, आगे जाके जाइगोट कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है। आप उसके अंदर दो सेल्स कह सकते हैं कि मौजूद हैं, सोमैटिक सेल्स मौजूद हैं और इसके अंदर जर्म सेल्स मौजूद, ठीक है। दिस जाइगोट लेटर गिव राइज टू टू टाइप्स ऑफ सेल्स, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। Since somatic cells are not involved in reproduction, therefore any change in somatic cell is not transmitted to the offspring. Only those changes that occurred in the germ cell transfer to the offspring in the next generation. उन्होंने कहा चूहे की दुमें आप हमने काट दी हैं, तो चूहे की जो दुम होती है ना थोड़ा सा सोमैटिक सेल होती है। जब भी सोमैटिक सेल में कोई चेंज आए, क्योंकि सोमैटिक सेल तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व भी नहीं होती, तो वो चेंज अगली नस्ल में ट्रांसमिट की। जितनी चेंजेस जर्म सेल्स में आती हैं वो भी नस्ल में ट्रांसफर होगी, जर्म सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व, ठीक है। तो वीसमैन थ्योरी आपके पास a zygote is formed by the fusion of male and female gametes this zygote later gives rise to two types of cells, somatic cells and germ cells. Somatic cells not involved in reproduction or germ cells involved in reproduction, ठीक है। Only, पर आगे क्या कहते हैं? Only germ cell changes transmit to offspring. जर्म सेल में जो चेंजेस आती हैं वो ऑप्शन में ट्रांसफर होती हैं, सोमैटिक सेल की चेंजेस ट्रांसफर नहीं होती। चूहे की जो एक सोमैटिक सेल है उसके अंदर जो चेंज आया, इसके वो चेंज अगली नस्ल में ट्रांसफर नहीं हो, क्योंकि वो जर्म सेल के अंदर चेंजेस नहीं लेकर आया था। पिछले साल की थ्योरी जो है वो इस पे भी एतराज हुए, लेकिन कोई बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं थी। अच्छा अब मैं आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ, एक्सेप्ट कौन सी हुई थ्योरी आप बनाएंगे? थ्योरी एक्सेप्ट कौन सी? थ्योरी जो एक्सेप्ट हुई वो एक्सेप्ट हुई, मतलब जिसको पजीराई के लिए एक्सेप्ट होता है कोई भी हुई, वो एक्सेप्ट हुई न्यू डार्विनिज्म। अच्छा जो न्यू डार्विनिज्म है और जीन म्यूटेशन थ्योरी है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम।
आप मुझे बताएं जीन म्यूटेशन थ्योरी क्या कहते हैं। चौथी और आखिरी थ्योरी बताता। जीन म्यूटेशन थ्योरी कहती है म्यूटेशन causes change in the nature of genes. Nature of genes and fluctuation is due to effect of environment. Mutations may be adaptive. Mutations may be adaptive or not. Non-adaptive do not survive. Only adaptive survive in nature. Only adaptive survive in nature. और सुनिए जीन म्यूटेशन थ्योरी जो पेश की है वो डी राइस ने पेश की और इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटर ने न्यू डार्कनेस। अब बात करते हैं कि डी राइस ने ही न्यू डार्कनेस में कंट्रीब्यूट किया। देखिए डी राइस क्या है, डी राइस क्या है कि म्यूटेशन जो है वो जीन को चेंज करते हैं और म्यूटेशन दो तरह की होती है, एक होती है फेवरेबल और एक होती है अनफेवरेबल। फेवरेबल म्यूटेशन होती है कि जिसके होते हुए कोई लिविंग सर्वाइव करके जिंदा है और जो अनफेवरेबल म्यूटेशन होती है वो म्यूटेशन होती है जिसके रहते हुए इंसान जिंदा ही नहीं रहता। फेवरेबल म्यूटेशन अगर अगली नस्ल में ट्रांसमिट हो जाए तो वो एवोल्यूशन का वाइस बनता है अकॉर्डिंग टू डी वाइस। Mutation causes change in the nature of gene and fluctuation is due to effect of environment. Fluctuation जो है environment के effect की वजह से mutations may be adaptive or not. Mutation adaptive हो सकती है, नहीं भी हो सकती। Non-adaptive do not survive. यानी कि उन mutations को बर्दाश्त करते हुए बर्दाश्त ना करते हुए बात बन जाता है। Only adaptive survive in nature जो म्यूटेशन में जिंदा रहते हैं अपनी नस्ल में वो ट्रांसमिट कर देते हैं तो एवोल्यूशन की वजह यही है। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, दिस इज अकॉर्डिंग टू जीन म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, ये आपके पास जीन म्यूटेशन थ्योरी के ऐसे मुताबिक है। ओके ठीक है, एवोल्यूशन की थ्योरीज के बारे में आपसे बात होगी, कोई बात पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात इसमें आपने पूछना है तो आप पूछ। आपने अगर एवोल्यूशन पढ़ा है खासतौर पे जो स्पेसिएशन का टॉपिक है एलोबैक्टिक स्पेसिएशन सिंपैथिक स्पेसिएशन वो सब पढ़ा आपने क्लासेस में, वो यहाँ का हिस्सा नहीं है आपको बता। ठीक है, वो सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, यानी कि उसमें एक अहम बात है। ठीक है, एक अहम बात है कि कैंगरू पूरी दुनिया में फैले हुए। ठीक है, कैंगरू खास तौर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो वो कैंगरू जो है वो दूसरी जगहों पे गया तो कैसे गया। ठीक है, जहाज में बैठ के गया, पानी के जहाज में बैठ के गया, पानी में तैर गया, तैर कर गया, उसको आता नहीं कैसे गया। उड़ तो सकता नहीं, चले बनता होता उड़ के चला जाता। तो साइंटिस्ट कहते हैं पूरी दुनिया पहले पानी नहीं था, पूरी एक साथ थी। तो कैंगरू हर जगह आया जाया करते थे, फिर ये फटी जमीन फटी तो जो बड़े आजम बनी ना उसके अंदर, तो वो ऑस्ट्रेलिया अपनी अलग जगह पे और वो अलग जगह पे, तो उसकी वजह से वो कैंगरू जो है वो स्प्रेड। ठीक है, तो थ्योरीज हैं बहुत सारी।
बट जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं सिर्फ एनिमल्स के एवोल्यूशन की बात नहीं करते, प्लांट्स के एवोल्यूशन की बात भी करते हैं। क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स का टॉपिक आपके उससे माइनस कर दिया, वरना मैं आपको प्लांट्स की भी एग्जांपल देता हूँ, लेकिन प्लांट्स की एग्जांपल देने के लिए मुझे आपको पूरी प्लांट्स के सारे ग्रुप समझाना पड़ते हैं, लाइक ऑफसेट नेट, ऑफसेट नेट, ऑफसेट नेट, ऑफसेट नेट, और शुरू में जो आपके मॉसेस फॉर्म्स वगैरह जो वो आपको बताना पड़ते हैं, इसलिए मैंने उसमें प्लांट्स का रिलेटेड भी आपको बताना है। उसमें देखें होमोस्पोरस है, होमोस्पोरस है, फिर हेटेरोस्पोरिया है, फिर हेटेरोस्पोरिया, तो वो और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें होमो और हेटेरो दोनों है। वो सारी बातें देखिए एवोल्यूशन का ये सब अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग पढ़ाते तो देते, लेकिन आपके डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट आपके उसके कोर्स में नहीं, जो आपका एप्टीट्यूड का कोर्स है उसमें डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है। चलिए इसके बाद मुझे बात करनी है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की। मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास के बाद शुरू करूंगा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। और मैं आपको बोल रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो एवोल्यूशन है, इसलिए मैंने पहले इसकी तरफ, क्योंकि देखिए बायोटेक्नोलॉजी में जब शुरू करूंगा ना तो उसमें जीन सीक्वेंसिंग जितनी भी ढेर सारी चीजें हैं वो बहुत बड़ा टॉपिक है बायोटेक, उस पर फिर बहुत ही लंबी चौड़ी बात होगी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही लंबा है। ओके चले एवोल्यूशन में पढ़ के आए, ठीक है, उसको पढ़कर आए। और मैं आपसे बोलूं देखिए कोई हर्ज नहीं है अगर आप स्पीशिएशन का टॉपिक भी पढ़ते हैं इसमें, तो आपका एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए।